अपने पीसी में या आप अपने लैपटॉप में किसी भी गेम को अगर आप ओपन कर रहे हो या किसी भी गेम को आप रन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप वैलोरेंट गेम को अगर आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ए D3 D11 कंपेटिबल GPU फीचर लेवल 11.0 शेडर मॉडल 5.0 इज रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे विंडोज अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा मेरा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो विंडोज है वो ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे विंडोज अप टू डेट नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इसे अप टू डेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अपडेट करने के कारण भी मैंने अपडेट नहीं होने के कारण भी ये जो प्रॉब्लम है आता है। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद मैंने अपडेट कर लेने के बाद फिर एक बार आप जो भी गेम को यूज कर रहे हो, मैं जो भी गेम को आप ओपन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल वैलोरेंट गेम को ओपन कर रहे हो, तो आपको उस गेम को उस पार्टिकुलर गेम को भी एक बार अपडेट कर लेना है। और अपडेट कर लेने के बाद इन दोनों ही को, विंडोज को और गेम को, दोनों ही को अपडेट कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि एक बार अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो गेम है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, जो एरर आ रहा था। अगर इनकेस तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो एरर तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है, मेरे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर्स का ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये जो ऑप्शन है ये ग्राफिक्स से रिलेटेड ही ऑप्शन है। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स है, मेरे सिस्टम में जो ग्राफिक्स लगा हुआ है इंटेल HD ग्राफिक्स 5500, ये आपका शो हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है या रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आपको वो ग्राफिक्स कार्ड आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, जिस भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल का लगा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में प्रॉपर इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिना इंटरनेट के बिना आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है और इंटरनेट कनेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ग्राफिक्स ड्राइवर जो है, ग्राफिक्स ड्राइवर जो अपडेटेड ड्राइवर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद मैंने उसे अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और इसे भी क्लोज करना है और एक बार अपने विंडोज को एक बार अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, वो एरर आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है अपने सिस्टम में। अगर बाय द वे ग्राफिक्स ड्राइवर को ऑटोमेटिकली वे से अपडेट करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल HP का है तो आपको यहाँ पे HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करूँगा। डेल ड्राइवर टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है।
और यहाँ पे ये जो पहला वेबसाइट जो है डेल का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड से रिलेटेड। अगर आप कोई भी अनदर कंपनी के वेबसाइट को अगर आप ऑन कर रहे हो, माने उसे ओपन कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन आपको वहाँ पे अनदर कंपनी की वेबसाइट का आपको देखने को मिल जाएगा। माने यही ऑप्शन जो ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ये जो ऑप्शन है, जैसे HP के रिगार्डिंग या लिनोवो के रिगार्डिंग या आसूस के रिगार्डिंग भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे जाना है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। अब आने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो सर्च बार है, ये सर्च बार सभी कंपनी के वेबसाइट में कॉमन है। ये जो सर्च बार है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, HP के रिगार्डिंग, लेनोवो के रिगार्डिंग। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिकमेंड का भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है मेरे लैपटॉप के रिगार्डिंग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपका बाय द वे यहाँ पे रिकमेंड का भी ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा लैपटॉप का जो डिटेल है, मॉडल है और भी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा और ये जो ऑप्शन है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में ही शो हो जाएगा। जैसे आप सभी कंपनी के किसी भी वेबसाइट में गया हो, HP के रिगार्डिंग गया हो, तो ये जो ऑप्शन है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन, हो सकता है आपको ये ऑप्शन उस कंपनी के वेबसाइट में टॉप की ओर देखने को मिले, हो सकता है या डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले, या किन्हीं के केसेस में क्या होता है कि किन्हीं वेबसाइट में क्या होता है कि ये ऑप्शन देखने को मिलता ही नहीं है, लेकिन वहां पे एक सर्विस का ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाओगे, उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको उस ऑप्शन पे आपको चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाता हूँ और जाने के बाद अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइंड ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो मेरे लैपटॉप के रिलेटेड मेरा सीरियल नंबर है उसके रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर है वो आपका यहाँ पे नीचे की ओर डाउनलोड की ओर शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ड्राइवर्स मेरे लैपटॉप के रिगार्डिंग, मेरे सीरियल नंबर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे टोटली ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना है क्या है कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, या आपको हो सकता है आपका जिस भी कंपनी का ग्राफिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, जैसे मान के चलिए एनवीडिया का लगा हुआ है या रेडियन का लगा हुआ है, तो आपको वो ड्राइवर आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसी ड्राइवर को करना क्या है कि आपको उस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको वहाँ पे मैंने अपने सिस्टम में इसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल किए होंगे या इंस्टॉल करते भी होंगे तो उसी तरह आपको इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, मैंने जो ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर ही आपको इसी तरह से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अभी फिलहाल तो मेरे सिस्टम में, मेरे विंडोज़ में ये जो ड्राइवर है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, डाउनलोड नहीं किया हूँ। लेकिन आप इसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, वो एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम, ये एरर सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन किया हूँ। क्रोम ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा तो आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जैसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है, माने इस पे आपको क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको ये पहले वाले ही ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन पे जाता हूँ
और यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2015, 17, 19 एंड 2022 टोटल वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलरली एक सिंगल सॉफ्टवेयर में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वो सॉफ्टवेयर को आप इन दोनों लिंक की हेल्प से आप यहाँ पे उसे डाउनलोड कर सकते हो। विजुअल C++ जो है 2015 से लेकर 2022 तक का जो वर्जन है। और मैं जैसे आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 86 बीट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और 64 बीट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि इसे आपका जिस भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लगा, जिस भी बीट का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस भी आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे 64 बीट का है या 32 बीट का है, तो आपको उसी बीट का ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अगर आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे, जो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 64 बिट वाला जो लिंक है, आपको इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका 86 बिट का या 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो आप जैसे कैसे चेक कर सकते हो, मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक कर अपने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, मैंने अपने सिस्टम के अबाउट सेक्शन में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम टाइप में यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 64 बिट आर्किटेक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका 64 बिट का है कि 32 बिट का है। जैसे यहाँ पे मेरा 64 बिट का है, तो जैसे मैं यहाँ पे 64 बिट वाला ही जो लिंक है इस पर ही क्लिक कर 64 बिट का ही सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। और इसे डाउनलोड कर लेना है आपको इस लिंक पे क्लिक कर फिर उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे 2013 का भी वर्जन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे इस लिंक पे भी आप क्लिक कर आप 2013 को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे डाउनलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2012 का भी वर्जन देखने को मिलेगा, तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर आप यहाँ पे 2012 का भी वर्जन को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने 2012, 2013 और 2015 से लेकर 2022 तक का टोटल वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है, 3 सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो आपको तीनों सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको उसे बैक करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है इस बार। अब मैं सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, तो आपको उस सेकंड सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे टाइप करना है डायरेक्ट एक्स। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्स यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को, मैंने डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से मैंने उसका इंस्टॉलेबल फाइल, मैंने एक इंस्टॉलेबल फाइल होता है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे मेरे ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और आप इसे जैसे ही इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे एग्रीमेंट पे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और ये क्या होगा कि ये जब भी इंस्टॉल कर रहे हो आप ये जो सॉफ्टवेयर को, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट रहना चाहिए, तभी जाकर ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होता है। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में प्रॉपर तरीके से। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। मैंने आप यहाँ से एक बार अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, वो एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं। मैंने यहाँ पे जो जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बताया हूँ, सबसे पहला सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूँ विजुअल C++ का टोटल वर्जन 12, 13, 2015 से लेकर 22 तक टोटल वर्जन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्स को आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल इन सभी सॉफ्टवेयर को इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप कैसे चेक कर सकते हैं मैं ऐसे आपको वो भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ परफॉर्मेंस फेजेस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। मैंने आप यहाँ से चेक करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरे केस में यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ है 2015 से लेकर 2022 तक रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल टोटल इंस्टॉल है। यहाँ पे 2013 और 2012 इंस्टॉल नहीं है ओनली, लेकिन ये मेरा टोटली इंस्टॉल है। तो आपको इसी तरह उन सभी को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने एक बार रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। और हो सकता है कंट्रोल पैनल का आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ देखोगे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ये सेकेंड नंबर ऑप्शन ओपन सिस्टम रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को अपने विंडोज़ को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस डेट के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम जो है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा। और जैसे मान के चलिए पीछे जाने का मतलब ये है कि अगर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में, जो एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम पहले नहीं आता था, ये प्रॉब्लम आज ही से आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे तो 2-3 दिन पीछे भेजोगे तो 2-3 दिन पीछे मैंने पास्ट में आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और हो सकता है रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एरर शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, किन्हीं लोगों के केसेस में वो प्रॉब्लम आता है, तो उन लोग के लिए मैं बताया हूँ वो उस वीडियो को वॉच करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा या डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है आपको भी यहाँ पे सिंगल डेट शो हो या आपको 2, 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे डेट शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और जैसे मेरे केस में यहाँ पे सिंगल डेट शो हो रहा है, अगर आपके यहाँ पे सिंगल डेट शो होता है तो आपको इसी डेट को ही सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो तो रीस्टोर करने के दौरान आप सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम में मैंने आप अपने सी ड्राइव में से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है या इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह अगर आप सेव किए हो सी ड्राइव में या डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड में भी है, तो आप उस फाइल को, उस डेटा को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान जो आपके सी ड्राइव में जो डेटा है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस डेटा को भी अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे रीस्टोर को परफॉर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम जो है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है, 30 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों का 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपको जो वो प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।